नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जलवायु परिवर्तन का खतरा दिनों दिन हर साल दुनिया पर बढ़ता जा रहा है और उससे निपटने के लिए पेरिस एग्रीमेंट और कई और समझौते हुए उसमें लक्ष्य तय किए गए। उन लक्ष्यों की तरफ कुछ देश तो आगे बढ़े, लेकिन कुछ देशों ने उससे अपने आप को अलग कर रखा है। अब ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए न्यूजीलैंड की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। वहां की सरकार ने क्लाइमेट इमरजेंसी का ऐलान किया है। वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमेशा जलवायु परिवर्तन एक बड़ा खतरा उन्होंने माना है और जिस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। क्लाइमेट इमरजेंसी ऐसा नहीं कि पहली बार किसी देश में लागू हुई हो। इससे पहले दिसंबर 2016 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में डेरबिन शहर में इसे लागू किया गया। 1 मई 2019 को ब्रिटेन की संसद ने जलवायु आपातकाल घोषित किया और कुल मिलाकर कहें तो 2019 में जो आंकड़े आते हैं उसमें आयरलैंड, पुर्तगाल, कनाडा, फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन, ऑस्ट्रिया यानी कि कई देश हैं जिन्होंने या तो पूरे देश में या अपने कुछ हिस्से या कुछ शहरों में इसे लागू किया है। और अब तक बताया जाता है कि करीब 1200 से ज़्यादा या तो स्थानीय शहर, वहाँ के सिस्टम या सरकारें या फिर ओवरऑल देश के तौर पर लोगों ने इसे अपनाया है। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में जलवायु परिवर्तन को लेकर जो आपातकाल की घोषणा देश या शहर करते हैं इसका मतलब क्या है और इसके जरिए किस तरीके से जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में दुनिया के अलग अलग देश या सरकारें या शहर कदम उठा रहे हैं और इससे फर्क कितना पड़ने जा रहा है। और इससे उलट जो दूसरे देश हैं जो इससे दूर खड़े हुए हैं उनका मकसद क्या है, वो उन लक्ष्यों की दिशा में कितना बढ़ पाए हैं, कितना नहीं बढ़ पाए हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। दिलीप सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट में आप रहे हैं डिपार्टमेंट में, आपका स्वागत है सर। और हमारे साथ डॉक्टर सच्चिदानंद त्रिपाठी साहब हैं, प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग में IIT कानपुर, एक्सपर्ट हैं क्लाइमेट चेंज में, आपका स्वागत है। और मधुरा जोशी हमारे साथ हैं, क्लाइमेट पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं NRDC से। मधुरा, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में दिलीप सर आपसे करना चाहूँगा कि जब हम सुनते हैं या चर्चा करते हैं कि जिस तरीके से अलग अलग देश या फिर वहाँ की सरकारें या कुछ शहर या कुछ पॉकेट्स में जब क्लाइमेट इमरजेंसी की घोषणा होती है, इसका मतलब क्या है और इसका मकसद क्या है? देखिए, पिछले कुछ वर्षों में क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण जो जो उसका जो प्रभाव विश्व पर पड़ने वाला है वो स्पष्ट हो रहा है। एक और जो समुद्री इलाके हैं वहां पर तूफान का, साइक्लोन का जो मात्रा है वो बढ़ गई है। अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु में एक साइक्लोन आया, उसके सप्ताह भर के अंदर अंदर दूसरा साइक्लोन आ गया। पैसिफिक ओशन में इसी प्रकार, अमेरिका में गल्फ ऑफ मेक्सिको में इसी प्रकार साइक्लोन की जो संख्या है वो बढ़ रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया में जो फॉरेस्ट फायर्स हुए हैं उनकी मात्रा, उनका उनका प्रादुर्भाव बढ़ रहा है। तो ये दुनिया को अब स्पष्ट हो रहा है कि जो बातें वैज्ञानिक पहले कहा करते थे वो वास्तव में सच था और अब वो सच सामने आ रहा है। तो इससे एक बड़ी बात ये हुई कि कुछ देश इससे सतर्क हो गए हैं और कुछ देश में ऐसी संस्थाएं भी हैं जो अब दबाव डाल रही हैं सरकारों के ऊपर कि वो कुछ काम करें। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो नेगोशिएशन शुरू हुआ था वो 1990 के दशक में हुआ था शुरू, और उसके पीछे अधिकतर यूरोप में जो थिंक टैंक्स थे उनका दबाव था। आगे चल कर के चीन और अमेरिका के कारण इसमें ढिलाई आ गई थी और इसी ढिलाई के कारण जो जितनी कार्रवाई होनी चाहिए थी पिछले 2 दशकों में वो दुनिया में नहीं हो पाई। इसलिए ये अच्छी बात है कि अब जाकर दोबारा एक जागरूकता आ रही है सभी देशों में, इस पे कुछ कार्रवाई करनी होगी। और ये जो क्लाइमेट इमरजेंसी न्यूजीलैंड ने घोषणा की है और कुछ और देशों ने की है, उससे एक दबाव पड़ता है सबके ऊपर कि हमें इस पे कुछ करना है। त्रिपाठी जी, जिस तरीके से हम देखते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड से पहले भी एक लंबी कतार, एक लाइन है जिन देशों ने या शहरों ने या फिर वहाँ के लोकल बॉडीज ने इस तरीके के कदम उठाए हैं। जो ये कदम है आपातकाल का ऐलान करना, ये सिंबॉलिक कदम है या इसके साथ साथ जो पैरामीटर्स हैं जो कि अचीव करने की बात हुई थी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उसकी तरफ बढ़ने के लिए जो हमने रूल्स उस वक्त तय किए गए थे उनको इम्प्लीमेंट करने का ये फॉर्मूला है या कुछ और?
देखिए, मुख्य तौर से ये इमरजेंसी की जो बात है वो इसलिए है कि कैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस कम करें, और जो टेम्परेचर इंक्रीज की बात होने वाली है उसको आप कैसे बेसिकली कंटेन करें। जैसे जो कॉप हुआ, जो पेरिस में सम्मेलन हुआ, उसमें ये कहा गया कि हम 2 डिग्री में या 1.5 में कंट्रोल करेंगे जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है। अब अगर वो कंट्रोल नहीं होता है तो उसके बहुत ही डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स होने वाले हैं। इनफैक्ट ऐसे कई बहुत ही अच्छे रिसर्च सामने हैं जिसमें है कि अगर आप 2 डिग्री से ऊपर बढ़ते हैं तो डेंजरस इफेक्ट्स होंगे। अगर आप 3 डिग्री या 3.5 क्रॉस करते हैं तो कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स होंगे, और 4.5 क्रॉस करेंगे तो एग्जिस्टेंशियल, अस्तित्व का खतरा होगा। तो कुल मिला जुला के इशू ये है कि क्या हम 2030 तक जो हमने मानक बनाए हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए, उसको हम अचीव कर पाते हैं, और 2050 तक जो मानक बनाए हैं कार्बन डाइऑक्साइड को मिटिगेट करने के लिए, एमिशन को कम करने के लिए, और 2050 के बाद तो लगभग पूरी तरह से हम उसको एमिशन को खत्म करना चाहते हैं। उनको अचीव करने के लिए हम कहते हैं कि हम इमरजेंसी मेजर्स लेंगे। इमरजेंसी मेजर्स ये हैं जो आप क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाइए, क्लीन ट्रांसपोर्ट की तरफ जाइए, सस्टेनेबल सिटीज की तरफ जाइए, ऐसे सारी चीजें जाइए जिससे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट ना करें। यही बेसिकली एक इमरजेंसी की जो अवधारणा है वो ये है। मधुरा, अगर हम पॉलिसी के लेवल पर देखें, और उससे पहले मैं समझना चाहूँगा कि जैसे कि न्यूजीलैंड की पीएम ने कहा भी 2025 को लेकर कुछ टारगेट तय किए गए हैं, और मुझे याद पड़ता है कि इससे पहले जब पेरिस समझौता हुआ था और उस वक्त में जो मानक तय किए गए थे और जो कदम उठाने की बात की गई थी, दो सीधे सीधे डिवाइड नजर आता है डेवलप्ड कंट्रियों के बीच में और डेवलपिंग कंट्रियों के बीच में। एक तरफ चिंता मैं कहूं कि वो दिखती है कि किस तरीके से जो जीडीपी के विकास दर जिसे कहा जाता है उसको आगे बढ़ाने की तरफ वो सरकारें या पॉलिसी ज़्यादा एक्टिव सरकारें नज़र आती हैं बनस्पति अगर कंपेयर करूं मैं इस तरीके के गोल्स में जो टारगेट हमने अचीव करने की बात कही थी, और ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे के विपरीत या कॉन्ट्रडिक्शन की तरह नज़र आते हैं अगर हम क्लाइमेट चेंज को समझें और देखें तो। ये मैं 2 तरीके से इसका जवाब दूंगी। 2015 में जो हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था वो एक लैंडमार्क एग्रीमेंट था, और 2020 इस साल 5 साल खत्म हो रहे हैं पेरिस एग्रीमेंट में, और इन 5 सालों में ही जैसे पहले भी कहा था कि हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है ये बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर हम 2020 की ही बात करें, भारत में ही नहीं पर पूरे जग में महामारी के साथ साथ हमने एक बढ़ोतरी देखी है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में। कहीं पे सूखा हो रहा है तो कहीं पे बाढ़ आ रही है, और साथ ही साथ मेरे ख्याल से सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स भी बहुत गहरी होती जा रही है। तो अगर हम ग्रेटा थनबर्ग के कोई भी स्पीचेस देखें तो वो उसका कहना ये है कि अभी तक पूरे देशों ने क्लाइमेट को इमरजेंसी के दौर पे नहीं छेड़ा है। अगर हम देखें जैसे महामारी के लिए, कोविड महामारी के लिए कैसे सबने इमरजेंसी के तौर पे एक्शंस लेने शुरू कर दिए थे, वैसे अभी तक सबके एक्शंस दिख नहीं रहे थे। और ग्रेटा थनबर्ग ने प्रोत्साहन दिया था सारे देशों को कि अगर मानव जाति को अगर आगे बढ़ना है तो क्लाइमेट को इमरजेंसी के तौर पे उसके ऊपर पॉलिसी एक्शंस लेने बहुत जरूरी है। और 2020 में अब एटलीस्ट ऐसे लग रहा है कि काफी सारे देश हैं जो अब क्लाइमेट इमरजेंसी को और गहरे डीपर सेंस से उसके ऊपर पॉलिसीज निकाल रहे हैं, और कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर 10 देशों ने ऑलरेडी अब टारगेट्स दिए हैं। 2050 से लेकर 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर जाएंगे। जो एक सबसे बड़ा डेफिसिट रहा है वो है फाइनेंस के तौर पे, जहां पे वो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज का भेद ज्यादा नजर आता है कि क्लाइमेट फाइनेंस में जितना कमिट किया गया था उतना अभी तक नहीं आया है। तो उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, और डेवलपिंग कंट्रीज भी क्या क्या किस्म के टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे और फाइनेंस आ सकता है, ताकि ये कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर जो
बढ़ने के लिए जो सारे स्टेप्स और पॉलिसी मेजर्स की जरूरत है वो लागू करने में फाइनेंस अवेलेबल हो। तो उसके ऊपर बहुत अब फोकस होगा और भारत का भी यही स्टांस रहा है कि क्लाइमेट फाइनेंस बहुत महत्वपूर्ण है आगे के टारगेट्स बढ़ाने के लिए। ओके, लेकिन दिलीप से अगर इसका दूसरा पहलू मैं कहूँ कि जो विकासवादी सोच है, जो एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर एक्सपर्ट पेश करते हैं और उसके चलते कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको उस पर खर्च करने की जब बात कहते हैं वो बेमानी नज़र आती है। तो वाकई ये जो तर्क है ये कितना आपको लगता है इनमें दम है? और दूसरी ओर जो देश जिनका सबसे ज़्यादा हिस्सा CO2 के उत्सर्जन को लेकर नज़र आता है, उनकी अगर हम प्रतिबद्धता को देखें जो लक्ष्यों को अचीव करने की तरफ थी, वो कितनी कमज़ोर या मजबूत है? और जब छोटे छोटे देश इस तरह की इमरजेंसी के साथ अपनी प्रतिबद्धता को जता रहे हैं, उसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो कितना होगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो विश्व के जो दो सबसे बड़े देश हैं उत्सर्जन में, चीन और अमेरिका, उनकी प्रतिबद्धता क्लाइमेट चेंज के प्रति बहुत ही कमजोर है। चीन जो कि इस वक्त जिसका उत्सर्जन इस वक्त दुगना है अमेरिका के उत्सर्जन से, वो अभी भी कह रहा है कि उसका पीक, उसका शिखर जो है वो 10 वर्ष बाद होगा, 2030 में होगा। यानी 10 साल तक वो अपना उत्सर्जन बढ़ाता रहेगा और खुद भी नहीं बढ़ा रहा है। वो हमारे बगल में पाकिस्तान है, वहां पर वो 8-9 थर्मल पावर प्लांट लगा रहा है। तो पाकिस्तान का उत्सर्जन जो है वो पिछले 1-2 वर्षों में बहुत बढ़ा है और आगे भी बढ़ता जाएगा। तो चीन की इस कार्रवाई के कारण जो उसकी प्रतिबद्धता है क्लाइमेट चेंज के प्रति, उसका नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। लेकिन आपने जो कहा विकास और उत्सर्जन के बीच में जो जो एक विरोधाभास कुछ लोग बोलते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अब आज जो स्थिति ये है कि जैसे हम खुद देख रहे हैं, जैसे शहरों में हमारे जो पोल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उसके कारण जीवन पे असर पड़ रहा है। यदि हम कार्रवाई नहीं करेंगे अभी, तो हमारा स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाएगा और जो हेल्थ इंपैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर, वो इतना ज्यादा होगा कि हम जो भी विकास करेंगे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा उससे। इसलिए ये जो विरोधाभास कुछ लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। ऐसे ही बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी अमेरिका में, जो अमेरिका के लोगों ने कहा कि अब तुम जाओ, अब किसी और को आने दो। तो ये भारत को समझना होगा कि हमें अपने विकास के लिए ये कार्रवाई करनी होगी और हमें इसमें पहल लेनी होगी कि बाकी देश भी उस पर कार्रवाई करें। अब वो पहले जो बात थी विकासशील और विकसित देशों की, वो सब बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब कोई अंतर नहीं रहा है। अब प्रत्येक देश को ये देखना है कि यदि उसको विकास करना है तो उसे क्लाइमेट चेंज की ओर ध्यान देना होगा और क्लाइमेट फ्रेंडली विकास करना होगा, अन्यथा उसका विकास बिल्कुल ही सस्टेनेबल नहीं होगा। मधुरा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं जिन कंट्रियों ने अब तक या जिन देशों में कुछ शहरों के जो स्थानीय सरकारें हैं उन्होंने जब इस इमरजेंसी के कदम को अपनाया है, अब सवाल ये कि ये जो कदम है ये उन तमाम देशों को वहाँ की सरकारों पर दबाव डालने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनका नहीं है, जैसा कि कहा सिन्हा सर ने। और जब तक कि वो कंट्री है, वो इलाके है, वो देश इस पे जिनका सबसे ज़्यादा हिस्सा है, करीब 60 से 65% जिनका हिस्सा है, अगर वो कदम नहीं बढ़ाते हैं तो इस तरह के कदम क्या फिर व्यर्थ होंगे, बेकार होंगे? और उन्हें अर्थवान बनाने के लिए बाकी दुनिया को जो नहीं कर रहे हैं, जिस इस रास्ते पर नहीं बढ़ना चाहते हैं, उन पर किस तरीके से दबाव पॉलिसी लेवल पर डाल सकते हैं? एक मैं कहूंगी कि जो ये क्लाइमेट इमरजेंसी के जो डिक्लेरेशंस है, इससे एक तो काफी आपका जो लक्ष्य है वो सामने रहता है। तो हर पॉलिसी जो बनेगी वो इसी क्लाइमेट इमरजेंसी के लेंस के द्वारा उसकी तुलना की जाएगी कि क्या ये क्लाइमेट इमरजेंसी को सुलझाने में, कम करने में हमारी मदद करेगा या नहीं। और अगर हम यूएस की भी बात करें, 5 साल जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के थे, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नेशनली कहा था कि उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ किया है। पर अगर हम उनकी स्टेट लेवल और सिटी लेवल्स की बात करें तो आप देखोगे कि एक्शन काफी सारे स्टेट्स में काफी आगे तक बढ़नी शुरू हो गई है। चाहे नेशनल पॉलिसी जो कुछ भी कहे, अब बेसिकली अक्षय ऊर्जा हो या क्लाइमेट फ्रेंडली जो नियम है, ये करने बहुत जरूरी है खुद की आर्थिक विकास के लिए और भविष्य के आर्थिक विकास के लिए भी।
तो ये स्टेट्स भी दबाव डाल रहे थे नेशनल गवर्नमेंट पे और प्रोग्रेसिव एक्शंस लेने के लिए। पर जो डिक्लेरेशंस है, इन डिक्लेरेशंस के द्वारा अलग अलग देशों के द्वारा और अलग अलग स्टेट्स के द्वारा एक इंटेंशन दिखाया जाता है कि हम सीरियसली ले रहे हैं इस प्रॉब्लम को, और जो नहीं ले रहे हैं, जो देश नहीं काम कर रहे हैं इसके ऊपर, उनके ऊपर और दबाव पड़ता है और प्रेशर पड़ता है कि आप अपने एक्शंस को वापस देखिए। त्रिपाठी जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो कदम हैं उसमें दो बड़ी अड़चनें कही जाती हैं। एक वो कि जो छोटे या गरीब देश हैं, जो कि डेवलपिंग नेशन है, उनके पास उस तरीके की तकनीक या फिर फंड नहीं है कि वो उन अपनी योजनाओं को या अपनी टेक्नोलॉजी को एक साथ चेंज कर पाएं या उनको छोड़कर नई टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ पाएं। लेकिन जो दूसरे ऐसे देश हैं जिनका हिस्सा करीब 50% के आसपास है, उनके पास से कोई दिक्कत नहीं, तो फंड की कमी ही ना टेक्नोलॉजी की। तो सवाल ये है कि फिर रास्ता आगे कैसे मिलेगा? क्या हमें कोई इंटरनेशनल एक और पूल की ज़रूरत है जो कि टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूट करें, तमाम देशों के साथ साझा करें, और उसके बाद हम उम्मीद करें कि शायद बाकी देश मिलकर खड़े हो पाएंगे, लड़ पाएंगे इसके खिलाफ? या देखिए, 6 या 5 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको करना है क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए, या जो आपका 1.5C या 2C का टारगेट अगर आपको अचीव करना है, जो कहते हैं कि टिपिंग पॉइंट है। अगर आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे तो एक इस बात की पूरी आशंका है कि एक रन अवे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है जो वीनस जैसे एटमॉस्फेयर्स में, जिसमें है कि वाटर वेपर और गर्म हो जाएगा एटमॉस्फेयर या आपका प्लैनेट, और वाटर वेपर सब एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और गर्म होगा, तो वो एक पॉजिटिव फीडबैक और गर्मी लाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए जैसे एक है कि जो साइंस आपको बता रहा है कि कुछ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है, उसको आप कम करिए। दूसरा जो आपने कहा अभी कि ग्लोबल कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, जिसको बोल रहे हैं ग्लोबल या इंटरनेशनल क्लाइमेट कोलैबोरेशन की जरूरत है, जैसे ये सोलर के क्षेत्र में किया गया। तो ऐसे कोलैबोरेशन जो जैसे इंडिया ने इसमें काफी अचीव किया है, और हमें मालूम है कि जो हमारे टारगेट्स थे कुछ साल बाद के, उनको पहले ही अचीव कर लिया गया। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो रिन्यूएबल के केस में सोलर है, और डेवलपिंग कंट्रीज या हम लोग की तरह कंट्रीज ने जो अचीव किया है, उनको डेफिनेटली हम इंटरनेशनल क्लाइमेट कोलैबोरेशन के अंतर्गत दूसरे देशों के साथ साझा कर सकते हैं। दूसरे मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी ऐसे हैं जो कंट्रीज आप बता रहे हैं जो इतनी रिसोर्सफुल नहीं हैं, वो डेफिनेटली इस तरह की मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इजाद कर सकते हैं, नई तरह के रेगुलेशंस, रेगुलेटरी पॉलिसीज ला सकते हैं, जिसमें टारगेटेड जो हाई एमिशन सोर्सेज हैं उनको वो रेगुलेट कर सकते हैं। तो एक तरफ तो इंडिया जैसे देश जो इनका सक्सेस है, सक्सेस स्टोरीज है सोलर में, वो इन देशों को दे सकते हैं। दूसरी तरफ वो देश ऐसी इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल स्टील है, सीमेंट है, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन एमिट करती है, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अपना जो डर्टी कोल है या दूसरी चीजें हैं जिनसे आपको को बेनिफिट मिल सकता है एयर पोल्यूशन में भी, और बाय कटिंग द कार्बन एमिशन। तो ये जो 2-3 चीजें अगर साथ में की जाएं, तीसरी चीज है कि बहुत से आप इस पे आप रोक लगा सकते हैं अगर आपके पास इफेक्टिव गवर्नेंस है। जैसा पहले कहा कि अमेरिका में नेशनल पॉलिसी अगर कुछ और है, लेकिन स्टेट्स ने अपनी इस तरह की पॉलिसी ली जो ये ध्यान में रख के कर रहे हैं कि हमारे जो रीजनल क्लाइमेट इफेक्ट होंगे उनको हम मिटिगेट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कार्बन एमिशन का बड़ा ग्लोबल इफेक्ट होता है, लेकिन फिर भी आप रीजनल भी अगर आप इस तरह के एक्शंस लेंगे तो ओवरऑल वो जो है उसको कंट्रीब्यूट करेगा। तो 2-3 ये चीजें हैं जिसको करके जो कम रिसोर्सफुल कंट्रीज है वो भी इस दिशा में आगे कदम बढ़ा सकते हैं। दिलीप सर, क्योंकि जब न्यूजीलैंड जैसा देश अगर वो क्लाइमेट इमरजेंसी का अनाउंसमेंट कर देता है और उसे लागू करने के लिए तमाम कदम उठा लेता है, तो दुनिया में कितने फीसदी, मैं कहूँ कि अगर पॉपुलेशन और कंट्री वाइज कहूँ, कितने ऐसे देश हैं जो उस कतार में हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्षमता भी है और मैं कहूँ कि शायद इच्छा शक्ति भी होगी, लेकिन कुछ हिचक है, वो क्या हो सकती है और क्या वो न्यूजीलैंड के रास्ते पर बढ़ सकते हैं? और दूसरा ये कि जिन देशों के पास अभी भी उस लेवल पर जाने की कुव्वत या ताकत नहीं है आर्थिक तौर पर या तकनीक के तौर पर, उनके लिए विकल्प क्या है?
जैसा कि आपने कहा, न्यूजीलैंड ने घोषणा की है कि 2025 तक वो कार्बन न्यूट्रलिटी अटेन कर लेगा, यानी जितना उत्सर्जन उसका होगा उतना या उससे अधिक वो सेक्वेस्टर कर लेगा, यानी उसे फॉरेस्ट द्वारा या और तरीकों से उस कार्बन को न्यूट्रलाइज कर देगा। इस प्रकार की घोषणा ब्रिटेन ने की है 2030 या 2050 तक के लिए, और कुछ और देशों ने की है कि वो अगले 10, 15 या 20 वर्षों में कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और कुछ यूरोपीय देशों ने और न्यूजीलैंड ने घोषणा की है। लेकिन जो सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है चीन, उसने इस प्रकार की घोषणा कोई नहीं की, बल्कि तो अपना उत्सर्जन बढ़ाता ही जाएगा। क्लाइमेट चेंज का जो एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो उत्सर्जक देश हैं वो तो अपना उत्सर्जन बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है वो सबसे कमजोर देशों पर पड़ने वाला है। सबसे छोटे देश जैसे स्मॉल आइलैंड स्टेट्स जो हैं, जैसे मालदीव्स है या पैसिफिक आइलैंड्स में स्टेट्स हैं, जो कि किसी प्रकार से उत्सर्जन बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन वो उसके विक्टिम बनने वाले, उसका शिकार बनने वाले हैं, क्योंकि जब समुद्र का स्तर जब बढ़ेगा, सतह बढ़ेगी, तो उससे ये देश प्रभावित होंगे। तो ये एक बड़ी एक समस्या है दुनिया में कि जो गरीब देश हैं उस पर प्रभाव पड़ने वाला है अमीर देशों के उत्सर्जन बढ़ाने के कारण। तो एक तो है कि हम विश्व के स्तर पर दबाव बढ़ाएं। पेरिस एग्रीमेंट अपने आप में बहुत कमजोर एग्रीमेंट था। उसके पहले क्योटो प्रोटोकॉल था, जिसे कि अमेरिका ने नहीं माना था, चीन ने भी नहीं माना था, इसलिए पेरिस एग्रीमेंट लाना पड़ा। तो इस प्रकार की पहल कुछ देश कर रहे हैं। भारत को मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहल करनी चाहिए, क्योंकि भारत एक और विक्टिम भी है और दूसरी ओर भारत में उत्सर्जन है, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है उत्सर्जन कम करने का वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है और हम उसमें सफल भी हो रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरे पक्ष को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं, ताकि जो छोटे देश हैं उनको उनके जो प्रभाव पड़ने वाला है उनके ऊपर, उसे कम किया जा सके। मधुरा, क्या रास्ता है इस वक्त दुनिया के दूसरे उन देशों के लिए जो कि छोटे हैं और जहां पर सबसे ज्यादा शायद जिसका खतरा होगा भविष्य में वो दिखता है? छोटे देशों के लिए जैसे वो अभी तक करते आ रहे हैं, अगर हर क्लाइमेट समिट में आप देखें तो छोटे देशों का कहना यही रहा है, स्पेशली जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, कि सबसे ज्यादा प्रभाव जलवायु परिवर्तन का उनके ऊपर होने वाला है, उनके अस्तित्व के ऊपर होगा। कुछ कंट्रीज तो ऐसे हैं जिनको पता है कि 2000 के अगले 60 से 100 सालों में वो शायद कंप्लीटली सबमर्ज हो जाए। तो वो प्रभाव डाल रहे हैं, पर उनको अडेप्टेशन की ओर से किस प्रकार से जो पता है प्रॉब्लम्स आने वाली है, उनसे वो कैसे अपने पॉपुलेशन को बचा पाए, ये इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज ऐसे भी है जिन्होंने जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के आसपास है, जिन्होंने ऑलरेडी एक फ्यूचर सॉर्ट ऑफ पैक्ट बनाया हुआ है कंट्रीज के साथ कि अगर माइग्रेशन की जरूरत हो तो ये क्लाइमेट रेफ्यूजीज को कौन से कंट्रीज कौन से कंट्रीज में ये क्लाइमेट रेफ्यूजीज जा पाए। और जो कंट्रीज इतने इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं है, उनके लिए जो अब आगे की ग्रोथ होगी, आगे का जो उनका इन्वेस्टमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो इस प्रकार से करे, क्लाइमेट इमरजेंसी को ध्यान रख के करे, ताकि बाद में उनको फिर ट्रांजिशन और स्विच का खर्चा ना करना पड़े, क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम करते हैं वो सिर्फ अगले 5 सालों के लिए नहीं होता है, वो अगले 30-40 सालों के लिए होता है। तो उस प्रकार से करे। और सिर्फ एक मैं ऐड करना चाहूंगी, कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर लगभग 9 देश है जिन्होंने ऑलरेडी टारगेट्स दिए हैं, जिसमें चीन ने कहा है 2060 में वो कार्बन न्यूट्रल बनेंगे, और बाकी के देशों ने 2050 का टारगेट दिया है। मेरे ख्याल से और देश होंगे जो अगले 3-4 सालों में कार्बन न्यूट्रलिटी का टारगेट देंगे, और उसको फिर अगला हमारा काम होगा अमल करना। त्रिपाठी जी, एक आखिरी कमेंट मैं आपका चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं नए निवेशन, जैसा कि कहा मधुरा ने कि जब हम निवेश की बात कर रहे हैं तो अभी से उन देशों को समझना होगा कि वो जो ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है या फिर जो कार्बन उत्सर्जन कम करें उसकी तरफ अभी से स्विच करना होगा। लेकिन तकनीक के लिहाज से क्या अभी भी हम बहुत दूर खड़े हैं ऐसी चीज़ों से? बहुत महंगी है तकनीक जिसके चलते इसमें इतना वक्त लग रहा है, या फिर मंशा ही नहीं है? नहीं, तकनीक तो आ चुकी है। जैसे आप काफी फेमस
डॉक्ट्राइन है, स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर हैं जिनका है विंड वाटर सोलर से पूरे वर्ल्ड की 100% एनर्जी मीट की जा सकती है। ग्रिड्स इस तरह है, नए ग्रिड सिस्टम आ चुके हैं। हाइड्रोजन सेल बहुत ही पॉपुलर है और आगे बढ़ रहा है। स्टोरेज में नए नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। अब जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप देखिए कि इंडिया ने इनफैक्ट 6 साल पहले कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि सोलर का टारगेट हम 4 साल पहले अचीव कर लेंगे। और आप सोलर, इस समय सोलर जो बिजली है उसका आप वो देखिए कि उसका खर्चा बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत तेज हो रहे हैं। ये है कि उसको ट्रांसफर करना, और जो देश उस मामले में कमजोर हैं उनको ट्रांसफर करना विदाउट हैविंग टू मच ऑफ कॉस्ट, इनबिल्ट कॉस्ट, उस डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ें तो डेफिनेटली हम बहुत तेजी से अचीव करना होगा। अगर हम ये अचीव नहीं करेंगे तो जैसा मैंने पहले कहा और लोगों ने कहा कि वल्नरेबल देश डेफिनेटली बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखेंगे और कुछ देशों को तो एग्जिस्टेंस में ही प्रॉब्लम होगी। और ऑलरेडी जो एक्सट्रीम हीट जैसी जो प्रॉब्लम है उसकी तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। यूरोप में रशिया जैसे देश में कई हजार लोग पिछले साल, कुछ साल पहले मौत के शिकार हुए, और फ्रांस में। तो ये साथ में करना ही है। सवाल है कि कैसे आगे बढ़ें, और उसमें मुझे विश्वास है कि इंडिया जैसी कंट्री एक लीड दे सकती है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए, और क्लाइमेट चेंज के जो उद्देश्य हैं, जो लक्ष्य है, और साथ ही उसकी तरफ बढ़ने के लिए किस तरीके से अलग अलग देश आपातकाल की घोषणा कर रहे हैं या जो लक्ष्य तय किए गए हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और वो कौन से देश हैं और क्या वजह हैं जो अभी भी उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।